गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नई यूट्यूब वीडियो में। आज हम जानेंगे कि वास्तव में जो हॉर्मुज संकट है वो अमेरिका खुद उसको अब खत्म नहीं करना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अब लग गया है कि उसका कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। अगर ईरान हॉर्मुज संकट या हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उस पर अपनी नाकेबंदी जारी रखता है तो अमेरिका को किस तरह से फायदा होगा। अमेरिका के पास जो क्रूड ऑयल है वो अमेरिका दुनिया के देशों को अब ज्यादा कीमतों में बेच रहा है। साथ ही 2 महीने पहले दिसंबर स्टार्टिंग में जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया था, तो वेनेजुएला के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज्यादा ज्ञात तेल के जमीनी भंडार हैं, और जो वेनेजुएला है उसके पास जो क्रूड ऑयल है वो एक थोड़ा भारी क्रूड ऑयल है। और अमेरिका जो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल है उसको दुनिया के देशों को बेचना चाहता है और अच्छी तरह से मुनाफा कमा भी रहा है वर्तमान में। भारत भी अब दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अगर खरीद रहा है क्रूड ऑयल, तो उसमें वेनेजुएला का थर्ड नंबर आ गया, क्योंकि इससे पहले भारत वेनेजुएला से जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट करता था, लेकिन बहुत कम, लगभग 10वें नंबर पे आता था। लेकिन अभी स्टार्टिंग में जिस तरह से अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि अगर रशिया से और ईरान से वो क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो उनके ऊपर अतिरिक्त जो टैरिफ है वो लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, तो भारत ने रशिया से जो डिस्काउंट ऑयल मिल रहा था क्रूड ऑयल उसको खरीदना बंद कर दिया। साथ ही ईरान से बिल्कुल तेल खरीदना बंद कर दिया। इसके पहले इराक से भी भारत क्रूड ऑयल खरीदता था। तो भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, उनको इस हॉर्मुज संकट, विवाद और वेनेजुएला वाला संकट और अमेरिका की दबाव वाली नीतियों के कारण कहीं न कहीं उन देशों की अर्थव्यवस्था बहुत पीछे चली गई। उसमें हमारा देश भारत भी पीछे नहीं है, क्योंकि भारत की जो ऊर्जा संसाधनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो मुख्य रूप से पेट्रोलियम और जो गैसें हैं, जो भारत दुनिया के देशों से इंपोर्ट करता है। और भारत का लगभग 80% जो एनर्जी सोर्स है वो भारत इंपोर्ट करता है, और उसमें से भी 30% अगर इंपोर्ट भारत करता था खाड़ी देशों से। और गैसों की मात्रा की बात करें, सीएनजी और एलपीजी, तो लगभग भारत 50% से ऊपर खाड़ी देशों से इंपोर्ट करता था। कतर है, बहरीन है। लेकिन जिस तरह से अभी हालिया 2 महीने में ये घटनाएं बनी हॉर्मुज संकट से, तो भारत में भी जो अर्थव्यवस्था है वो लटका गई, क्योंकि जो एनर्जी सोर्स है वो पूरा पूरा हमें नहीं मिल रहा है। और अगर ये हॉर्मुज संकट वाला सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि अभी हाल ही में जब सीएनएन न्यूज़ द्वारा अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया था हॉर्मुज संकट को के लिए ईरान के बीच में समझौता कब तक संभव है, तो उन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया था। क्योंकि अब हॉर्मुज की बात करते हैं तो हॉर्मुज के बायू और एक देश पड़ता है ओमान। तो जो ओमान के सुल्तान हैं उनको ईरान की जो हाल ही में जो प्रेसिडेंट है अरागची, उन्होंने ये कहा था कि ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज संकट पर जो भी जहाज आने जाने का कार्य करेंगे वहां से उनसे टैक्स वसूलेंगे। तो पहले तो ओमान ने मना बोल दिया था, लेकिन बाद में ओमान की कुछ ऐसी घटनाएं अमेरिका को पता चल गई कि ओमान ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वहां पर जितने भी मालवाहक जहाज हैं उनसे टैक्स वसूलने का काम करेंगे। ये बात पता चलते ही अमेरिका के प्रेसिडेंट ने
ओमान को सीधी धमकी दे दी कि अगर ओमान ईरान के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट में खड़ा होगा तो ओमान को उड़ा देंगे। इस तरह से बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया। और मुझे लगता है कि धीरे-धीरे जो डॉलर है, दुनिया की जितनी भी करेंसी है लगभग गिर रही है, उसमें डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के देशों के साथ दबाव डाल के उनके साथ जो व्यापार करने की रणनीति बनाई है, उनके तहत उनके देश के लिए वो सफल भी हो रहे हैं। और वहाँ की लगभग 50% जनसंख्या भी चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं उनके देश के लिए। लेकिन दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, या दक्षिण एशिया या साउथ ग्लोबल के जितने भी देश हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे पहुंचाने का मुख्य काम जो करती है वो एनर्जी करती है, और एनर्जी के बिना कोई भी संभव नहीं है। ठीक है, वैसे भारत ने भी अल्टरनेटिव विकल्प चूज करने का प्रयास किया है। भारत रशिया से भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, और भारत की पॉलिसी कुछ अलग दिशा में अब बनने जा रही है, ताकि भविष्य में इस प्रकार का संकट खड़ा नहीं। चीन की बात करें तो चीन अमेरिका के टक्कर में खड़ा हुआ है। अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो हाल ही में चीन की यात्रा पर गए थे, अपने पूरे जो बड़े-बड़े उनके कंपनियों के सीईओ सभी को लेके, लेकिन चीन उनके सामने झुका नहीं। चीन अमेरिका की प्रेसिडेंट जैसे अमेरिका पहुंचते उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन जो रसिया वाले हैं वो चीन पहुंच जाते हैं। चीन दुनिया में बहुत तेज गति से बढ़ती हुई जा रही इकोनॉमी है, और चीन को शायद रोकना मुश्किल है। इतने प्रतिबंधों के बावजूद चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका को जैसे को तैसे की तरह जवाब दे रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने चीन के प्रति भी दबा के टैरिफ लगाया था, चीन ने उनके जो सेमीकंडक्टर वाले पार्ट हैं, चिप हैं, और उन सब के लिए जो रेयर मेटल्स है, उनका जो एक्सपोर्ट है वो पूरा अमेरिका को रोक लिया था। तो अमेरिका के जितने भी जो एलन मस्क हैं, टेस्ला कार बनाने वाले, उनके लिए इस प्रकार के रेयर अर्थ की कमी से उनके काम में बहुत ज़्यादा रुकावट आ गई। तो अमेरिका की जो कुछ नसें हैं, जिनको चीन पकड़ के रखता है, जिसमें रेयर अर्थ, और अमेरिका में चीन बहुत ज़्यादा सामानों पर एक्सपोर्ट करता है, और अमेरिका की उस पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है, इसलिए अमेरिका चीन के सामने हार जाता है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया के सभी देशों में जिस तरह से अमेरिका ने पहुंच बनाई, वैसी पहुंच बनाता जा रहा है। और इतने प्रतिबंधों के बावजूद चीन ईरान से 80% अभी वर्तमान में तेल खरीद रहा है, और चीन के जो जहाज हैं वो बिना रोक टोक के हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर रहे हैं, क्योंकि किसी को औकात नहीं कि चीन के जहाज पर हमला कर सके। भले अमेरिका ने जो बारूद बिछा रखे हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में जिस तरह से ईरान ने नाकेबंदी करी है, तो उसके जस्ट बाहर की तरफ अमेरिका ने भी नाकेबंदी कर ली है। हाल ही में ऐसा सुना गया कि इन दोनों के बीच में समझौता होने जा रहा है। देखते हैं क्या होगा। अगर ये समझौता सफल रहा तो दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए राहत की सांस होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो इजराइल है वो चाहता ही नहीं है कि ये समझौता हो, क्योंकि इजराइल का मुख्य उद्देश्य ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करना, साथ ही जो हिजबुल्लाह है उनको खत्म करना। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा उनमें पेच फंसा दिया था, और पेच ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी मुस्लिम कंट्री है
उनको ये कहा था कि तुम ईरान को जो अब्राहम अकॉर्ड्स से, आपने अगर पहले कभी पढ़ा हो, अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत कतर में यूएई मुस्लिम कंट्री और इसराइल के बीच में समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत यूएई ने इसराइल को एक देश की मान्यता दी थी। जितने भी मुस्लिम कंट्री है वो इसराइल को देश नहीं मानते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन वाला जो पार्ट है वहां पर इसराइल ने कब्जा किया है, ऐसा कहते हैं और ऐसा हुआ भी है। ठीक है, क्योंकि इसराइल 1949 के बाद फिलिस्तीन का पार्ट है, वहां पर एक बेल्फोर घोषणा पत्र हुआ था जिसके तहत ब्रिटेन ने इसराइल या यहूदियों को वहां पर बसाया था। तो किस तरह से अमेरिका पूरा पूरा इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कह दिया है कि जितने भी मुस्लिम कंट्री है, यहाँ तक कि पाकिस्तान, सभी देश इसराइल या अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करे। और अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने का सीधा मतलब होता है कि वो इस इसराइल को एक देश की मान्यता प्रदान करे, क्योंकि मुस्लिम जितने भी कंट्री है उनमें यूएई को छोड़कर कोई भी देश कोई भी देश कोई भी देश इसराइल को मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस दबाव भी डाला है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ईरान का जो हॉर्मुज संकट वाला विवाद है उसको, उस डील पर साइन करने के लिए वो राजी नहीं होंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से, वैसे इसराइल चाहता भी नहीं है कि जो हॉर्मुज संकट है वो विवाद खत्म हो, क्योंकि इसराइल का मुख्य उद्देश्य ईरान को नस्ते नाबूद करना, साथ ही हिजबुल्ला को खत्म करना, और जो यमन में होती विद्रोही है उनको पूरी तरह से खत्म करना। मतलब जो पश्चिम मध्य एशिया है वहां पर जितने भी देश हैं, इसराइल के विरोध में कोई भी ऐसा देश खड़ा नहीं रहे, इसलिए पूरी तरह से उनको खत्म करना इसराइल का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए जब जब डील नजदीक पहुंचती जाती हैं ईरान अमेरिका की, पाकिस्तान बहुत ज्यादा मध्यस्थता की भूमिका निभाने का प्रयास करता है, लेकिन वो अब फंस गया है, क्योंकि पाकिस्तान के जो पासपोर्ट होता है उन पे लिखा होता है कि वो दुनिया के सभी, उनके जो यात्री हैं या जो पर्यटक उनके देश में घूमने जाएंगे वो इसराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों में घूम सकते हैं। तो पाकिस्तान के सामने भी बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो गई है कि उनको भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि आप भी क्या करो, इसराइल को मान्यता दो। तो ये डील अगर अमेरिका की तरफ से सफल होने जाती है तो फिर इसराइल बीच में रोड़ा अटका देता है। तो मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि इस प्रकार के संकेत चल रहे हैं इसके बाद भी, कभी अमेरिका की सेना इसराइल पर अभी 2 दिन पहले ड्रोन से हमले कर दिए थे, और इसराइल भी सॉरी ईरान पे कर दिए थे। इसराइल भी ईरान पर हमले करता रहा है, ऊपर हिजबुल्ला जो आईसिस वाला है उनको पूरी तरह बर्बाद करने का काम शुरू करता रहता है। इधर गाजा वाली पट्टी में इसराइल गाजा को हमेशा खत्म करना चाहता है। तो बहुत सारे मुस्लिम देश भी अधर में फंस गए हैं। सऊदी अरब की बात करें, उधर टर्की की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशन विपरीत होती जा रही है। अब देखें आगे क्या होता है। अब्राहम अकॉर्ड पर अगर वो मुस्लिम देश साइन करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर देंगे। अगर अब्राहम अकॉर्ड पर जितने भी पाकिस्तान हैं, चाहे सऊदी अरबिया, इसके बाद कतर है, इन सभी मुस्लिम कंट्रियों ने या मध्य एशिया या खाड़ी देशों ने अगर अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर दिए तो शायद उनके देश में उनके खिलाफ जो सत्ताधारी हैं उनके खिलाफ विद्रोह खड़ा हो सकता है। और विद्रोह खड़ा हो गया, शायद सरकारें भी बदल सकती हैं। किस तरह से जो इमरान खान है, इमरान खान पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पहले ही विरोध किया था कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को एक देश की मान्यता नहीं देगी। और अगर शहबाज शरीफ अगर ऐसा कर देते हैं, वैसे संभव नहीं है क्योंकि ऐसा करते हैं उनकी सत्ता वैसे भी खतरे में, लेकिन अगर अमेरिका के दबाव में ऐसा कर दिया तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से वर्तमान में जो स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो कुछ अ, अभी अमेरिका की बात करें तो उन्होंने
कितने जो कनाडा है, कनाडा में प्रधानमंत्री चेंज करवा दिया, जो जस्टिन ट्रूडो थे, उनकी जगह मार्क कोनी आ गए। कनाडा को यूएस का पार्ट समझने लगे। नीचे मैक्सिको को भी अमेरिका ने अपने झंडे में समाहित कर दिया था। उधर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिए। पूरा पूरा यूरोप उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। इसके बाद उन्होंने जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट की हालत खराब करी थी, जेलेंस्की, किस तरह से बात करें साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट हाउस में बुलाकर किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया था। ठीक है। अभी जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, उनको उनके देश से मादुरो को मतलब पकड़ कर ले गए उनकी सेना। बीच में क्यूबा वाला विवाद चल रहा था, क्यूबा को किस तरह से खत्म कर देंगे। पनामा नहर वाला विवाद चल रहा था, किस तरह से निकारागुआ, वो पनामा जो कंट्री है, उनके लिए जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, उनको किस तरह से सत्ता चेंज करवाई गई। ठीक है। किस तरह से बांग्लादेश में सत्ता चेंज करवाई गई। अमेरिका अपने जो आर्थिक मजबूती और सैन्य मजबूती और जो उनका दबदबा है, उनके अनुसार दुनिया में किस तरह से, यह दुनिया के देशों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है, वहां पर किस तरह से सत्ता को काट के फेंकने का काम कर रहा है। अमेरिका को जिस देश की सरकारें पसंद नहीं आती हैं, वहाँ किस तरह से आर्थिक आधार या आर्थिक बेस बनाकर उनको, जो वहाँ की सत्ताधारी पार्टी, उनको वहाँ की सत्ता से हटाने का कार्य कर रहे थे। तो देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे, तब तक पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो इसी तरह काम करेगी। जो रफ्तार है वो कम ही रहेगी, क्योंकि अमेरिका, ग्रेट अमेरिका के चक्कर में जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो पूरी दुनिया पर सबसे पहले टैरिफ लगाया। नए नए जो कार्ड्स एक्ट, अब पता नहीं ईरान के पास जो अनरिच्ड यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम है, उनको अमेरिका ले जाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। और ईरान इस बात पर राजी नहीं हो रहा है। ईरान ये बोलता है कि उनके पास जो संवर्धित यूरेनियम है, परमाणु बम बनाने के लिए जो उपयोग होता है, उनको वो किसी भी हालत में अमेरिका को नहीं सौंपेंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है। ठीक है। तो अब देखते हैं ईरान उस पर राजी होता है। अगर ईरान राजी नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में डील संभव हो सकेगी। ठीक है। तो देखते हैं, लेकिन भारत का क्या प्रयास रहेगा। भारत ने हमेशा वही डायलॉग डिप्लोमेसी से ही कहा है कि इस तरह के मामले इसी तरह से सुलझाने चाहिए। लेकिन हमारे देश में भी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी एनर्जी जरूरतें हैं, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो हमारे पास रणनीतिक तेल भंडार है 60 दिन का, वो धीरे धीरे अगर खत्म हो जाता है, जैसे भारत दुनिया के देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, जैसे वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा अभी वर्तमान में क्रूड ऑयल खरीदने वाला देश बन गया है, वेनेजुएला से भारत तक। और जो, क्योंकि वेनेजुएला का जो तेल है वो भारी है, मतलब क्रूड ऑयल एकदम थोड़ा हैवी है, और उनको रिफाइन करने के लिए अच्छी रिफाइनरी की जरूरत होती है। और ये रिफाइनरी हमारे पास है, रिलायंस रिफाइनरी, जो जामनगर गुजरात में है। वो अच्छा खासा जो वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है, उनको रिफाइन कर सकती है। ठीक है। तो अभी हाल ही में जो पेट्रोल डीजल है, उनकी कीमतें भी दुनिया में बढ़ रही है। अगर भारत की बात करें, तो भारत में जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। अब देखते हैं आगे किस तरह की परिस्थितियां बनती है। ठीक है। धन्यवाद।